आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण या विशेषताएं। पहला है संघवाद। इसका मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा स्तरों की सरकारें होगी। यानी जो सरकार है, वैसे सामान्यतः हमारे 3 स्तर की सरकार है, राज्य, केंद्र व पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। ऐसे ही जो हमारी एक नगर इकाई है वो भी, जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ये भी उसके अंदर ये पंचायती राज और ये तीसरा स्तर में आती है। भारत में इतने सारे समुदाय की उपस्थिति का सीधा मतलब ये था कि यहाँ शासन की एक व्यवस्था विकसित करनी होगी। यानी इसका मतलब ये था सभी समुदायों को बराबरी का हक मिले, चाहे वो चुनाव हो तो उसमें प्रतिनिधित्व करने का हो, चाहे वोट देने का हो। जिसमें राजधानी दिल्ली में मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसला न ले। ये इसलिए सरकार को 3 स्तरों पर बांटा गया कि एक स्तर की सरकार होगी तो जो दिल्ली, हमारी राजधानी दिल्ली में मुट्ठी भर बैठे हुए लोग हैं वही सारे फैसले वो लेंगे, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए प्रांतीय यानी राज्य सरकारों की व्यवस्था की गई। भारत के सभी लोग इन्हीं सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों व नीतियों के अंतर्गत आते हैं। दूसरी विशेषता है संसदीय शासन पद्धति। यानी सरकार के सभी स्तरों पर ये 3 प्रकार जो आपको स्तर बताए थे, प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। तीनों स्तर, चाहे वो केंद्र के हो, चाहे राज्य के हो, चाहे पंचायती राज या नगर इकाई हो, इन सब का जो प्रतिनिधियों का चुनाव है वो लोग खुद करते हैं। और भारत का संविधान अपने सभी वैश्विक नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। यानी भारतीय जो संविधान है, जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है उसे वोट देने का अधिकार देता है। संविधान के सदस्य जब संविधान की रचना करे थे, जब हमारा संविधान बना रहे थे, तो उन्हें लगा कि आज़ादी संघर्ष ने भारतीय जनता को वैश्विक मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। जब हमारी आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तब हमारे संविधान सदस्यों को ऐसा लगा कि भारतीय जनता को वैश्विक मताधिकार प्रयोग करने के योग्य वो बन गए हैं, इसलिए ये वैश्विक मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दिया। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरतें मर्द के फर्क पर भी आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता। संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा लग रहा था कि केवल इसे लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीके इसको प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जो जाति वर्ग है या महिला पुरुष का जो फर्क है आधारित है, या जो ऊंच नीच की बेड़ी हैं, ये भी समाप्त होगी। साथ में ही यानी ऊंच नीच की बेड़ियाँ ये तो तोड़ी गई है, साथ में सबको सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब यह है कि अपने प्रतिनिधियों का चुनाव सभी लोग सीधी उसके अंदर भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि चाहे कुछ भी हो। यह प्रतिनिधि जनता के प्रति भी जवाबदेही होंगे, यानी जनता के प्रति उसकी जिम्मेदारी होगी या उत्तरदायी होंगे। तीसरी जो विशेषता है शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, इसको व्यवस्थापिका भी कहते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी 3 भागों में जो शक्तियाँ हैं वो बंटी हुई है। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। जो विधायिका है जिसको व्यवस्थापिका कहते हैं, उसमें हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने, शासन चलाने का काम करते हैं। कार्यपालिका इस प्रकार का संगठन है जो लोगों का या ऐसा समूह है जो कानूनों को लागू करता है या शासन चलाने का काम देखता है। तीसरा है न्यायालय की व्यवस्था को हम न्यायपालिका कहते हैं। जो न्यायालय की व्यवस्था है जैसे म्युनिसिपल कोर्ट, सेशन कोर्ट, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, तो ये व्यवस्थाएं हैं, ये न्यायपालिका कहलाती है। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि सरकार के द्वारा कोई भी शाखा है यानी वो अपने पद का दुरुपयोग नहीं करें या अपना संगठन समूह का दुरुपयोग नहीं करें। इसलिए कुछ नियम बने हैं कि इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग, यानी दोनों अलग अलग शक्तियों में इनके अलग अलग शक्तियाँ वो प्रदान की गई है कि वो सत्ता का शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकें। और इस तरह
तीन नियमों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। इस प्रकार एक दूसरे का जो सत्ता है उनका संतुलन बना रहता है। चौथा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतर आत्मा कहलाती है। यानी मौलिक जो अधिकार है वो हमारे संविधान की अंतरात्मा कहलाती है या अंतरात्मा कहते हैं। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब एक संपत्ति का मौलिक अधिकार था वो हटा दिया गया है। 6 मौलिक अधिकार है। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब है कि व्यक्ति कानून के समक्ष या कानून की नज़र में सभी लोग हैं वो बराबर होंगे। उसके साथ में किसी धर्म, जाति, लिंग, भाषा इस आधार पर उसको भेदभाव नहीं कर सकते हैं या अपने अधिकारों से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। यानी इस अधिकार के अंतर्गत व्यक्ति भाषण की, सभा की, संगठन बनाने की उसे आज़ादी है, उस पर किसी प्रकार की कोई भी रोक नहीं रहेगी। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी इसके आधार पर मानव व्यापार या ज़बरदस्त कोई परिश्रम नहीं करा सकता या 14 वर्ष से कम उम्र के जो आयु के बच्चे हैं उसे कठोर काम नहीं करवाया जा सकता या उसको अपराध के लिए नहीं धकेला जा सकता। इस प्रकार का नियम है, वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मौलिक अधिकार है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक आज़ादी है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपना धर्म अपना सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ये जो अधिकार है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसका मतलब अपनी जो संस्कृति है या अपनी मान्यता है सब उनके लिए वो आज़ाद हैं कि अपनी मान सकते हैं, या धार्मिक या भाष्य या अल्पसंख्यक समुदाय है अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए या उसके विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान है वो खोल सकते हैं। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य था उनके द्वारा किसी मौलिक अधिकार का हनन होने पर वो अदालत में जा सकता है कि ये सब नियम बने हुए हैं, उनकी रक्षा करने वाला जो अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगला 5वां है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिस राज्य में अधिकृत रूप से किसी धर्म को नहीं अपनाया गया है, यानी उस राज्य को या उस देश को हम धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारे संविधान ने भी धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है वो अपनाया है। अब आप इस बात को समझ लेंगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास ये तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। अब आपके ये बात समझ में आ गई होगी कि अपना जो इतिहास है वही तय कर देता है कि उस देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। संविधान उन आदर्शों में अपनी अहम भूमिका निभाता है। जैसा हम जिस प्रकार के सपनों का देश देखना चाहते हैं, जिस प्रकार का प्रतिनिधियों के जरिए भी साकार करना चाहते हैं। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है वे कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं, यानी कुछ इस प्रकार के आयामों का हमने अध्ययन किया है जो कि हमें कठिन दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में भी हमें मुश्किल महसूस करते हैं, यानी कठिनाइयाँ महसूस करते हैं समझने में, हमारे सामने समस्या आती है। लेकिन अभी आप इस बारे में फिक्र न करें, लेकिन ऐसे मुश्किलों के बारे में आप चिंता न करें। आगे की कक्षाओं में हम भारतीय संविधान के बारे में विस्तार से जानेंगे।